कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पर। और जैसा कि पिछले लेक्चर में अपन ने डाला था कि 12th आरबीएससी एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बायोलॉजी के लिए, तो कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे मैंने आप लोगों के साथ में। आई होप आप लोगों ने देखे भी होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, और आंसर्स भी फाइंड किए होंगे बुक के अंदर। थोड़ा बहुत हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया था। तो आज ना मैं अब चैप्टर वाइज लेकर के आया हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर है अपना, मानव जनन तंत्र, वहां से लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास में शॉर्ट टाइप के भी होंगे और लॉन्ग टाइप के भी। कि अपन एक ऐसा एवरेज देख रहे हैं ना कि कौन कौन सा क्वेश्चंस बन सकता है वहां से। तो देखो, आज की क्लास शुरू करते हैं अपन बिना किसी देरी किए। तो देखो, पहला अपना जो क्वेश्चन जाता है वो आता है, व्हाट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, यहां पर ये आएगा अपने पास में। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है, ये होता है कि जब बच्चा मतलब संकुचन उत्पन्न करता है। ठीक है, जब गर्भाशय में बच्चा है, वो क्या करेगा, संकुचन उत्पन्न करेगा। किस चीज के लिए? पार्चुरेशन के लिए, प्रसव के लिए। तो वो संकुचन का संदेश जो होगा, संवेदना जाएगी मस्तिष्क में, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होगा। तो ये जो रिफ्लेक्स होता है ना, एक प्रतिवर्त होता है, इसको कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज प्लेसेंटा। अपरा बोला जाता है इसको हिंदी में, है ना, अपरा। तो प्लेसेंटा एक वो लेयर होती है एम्ब्रियो के चारों तरफ या फीटल के चारों तरफ, जो क्या करती है, मदर और फीटल के या फीटस के बीच का एक मार्ग होती है, एक आधार होती है बीच का। ठीक है, प्लेसेंटा से होकर के ही जितना भी पोषक पदार्थों को जाना आना लगा रहता है या उत्सर्जी पदार्थ जाते हैं भ्रूण के शरीर से, वो कहाँ से, प्लेसेंटा से होकर के ही पास होते हैं। साथ ही साथ एक हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन। ठीक है, चलो ठीक है। फिर बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कोरियोनिक विलाई। तो ये ना छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं, किस पे, अपने भ्रूण का जो स्तर होता है उसमें ऊपर की तरफ में छोटे छोटे प्रवर्ध पाए जाते हैं कोरियोन मेम्ब्रेन के चारों तरफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। फिर बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्तव चक्र। तो आर्तव चक्र 28 दिन का होता है, मादा में होता है। ठीक है, इस चक्र के दौरान क्या होता है, एक तो ब्लीडिंग फेज होता है जब रक्त का स्राव होता है, एक पुटकी अवस्था होती है जब अंडोत्सर्ग का काल होता है। ठीक है, लास्ट में कार्पस ल्यूटियम बन जाती है। तो ये सब फेजेस आते हैं इसमें, और ये 28 दिन की प्रक्रिया होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो स्टार्टिंग होता है मेनार्क और अंत होता है मिनोपोज। मतलब वो अवस्था जब महिला के अंदर आर्तव चक्र की शुरुआत होती है उसे मेनार्क कहते हैं, रजो दर्शन। ठीक है, और फिर होता है वो एक लास्ट स्टेज जब आर्तव चक्र खत्म हो जाता है, तो उस अवस्था में बोला जाता है उस अवस्था को रजो निवृत्ति। ठीक है, मिनोपोज। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलएच एंड एफएसएच। एलएच की होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पुटकीय प्रेरक हार्मोन। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं, राइट द नेम ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो नर के प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं वृषण और मादा में अंडाशय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है। तो देखो, निषेचन होता है नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन। इंग्लिश में बात करें तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अगर मानव की बात करें तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ही क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। ठीक है, जिसके पश्चात वो द्विगुणित अवस्था में युग्मनज का निर्माण करता है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबल डायग्राम बोला है। ठीक है, मतलब नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मादा जनन तंत्र का लेबल डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में लीनियर डायग्राम ऑफ oogenesis। वो एक डायग्राम देखा होगा आपने एनसीईआरटी के अंदर, जिसके अंदर एक सेल होती है डिवाइड होकर के दो सेल, पोलर बॉडीज भी बनती हैं उसके अंदर। ठीक है,
प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocytes वगैरह बनती है, और लास्ट में जाकर के एक एग रिलीज होता है, एक एग बनता है। तो वो वाला लीनियर डायग्राम बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स इन ह्यूमन। सर्टोली सेल्स जो होती है उनकी स्थिति कहाँ होती है और कार्य क्या होता है, तो ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। जो अपने शुक्रजनक नलिकाएं होती है वहां होते हैं ये, और फंक्शंस क्या होता है इनका, ये होती है बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिशन देती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब आप लोग ध्यान से पढ़ना। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है क्या, स्पर्मेटिड का बनना या स्पर्मेटोजोआ का बनना, ठीक है। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस होता है उस स्पर्मेटिड से या स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म का बनना। जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है स्पर्मियोजेनेसिस। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, व्हाट इज कार्पस ल्यूटियम, राइट इट्स फंक्शन। तो कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, जब एग जो होता है ना वो मान लो कि निषेचित हो गया, तो उसके बाहर की जो कवरिंग है, या फिर अपन कह सकते हैं कि रप्चर होने से पहले वो एक संरचना का निर्माण करेगा, कार्पस ल्यूटियम, जो क्या करती है प्रेगनेंसी के दौरान, या अपन कह सकते हैं कि जब भ्रूण बनने लग जाता है तब तो वहां से हार्मोन का सीक्रेट होता है, सीक्रेशन होता है प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा बनती है तब तो प्रोजेस्टेरोन का। लेकिन उससे पहले प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कौन करवाएगा, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई आर ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। मानव में जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा में बाहर की तरफ स्थित होते हैं, क्यों, और वो कौन से कोष में उपस्थित होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो कौन से कोष में होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रोटम, वृषण कोष। और बात करते हैं कि वो बाहर क्यों होते हैं, तो अपने जो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, और स्पर्म के निर्माण के लिए कहा जाता है कि बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है। तो अब बॉडी का टेम्परेचर है कितना, अपन सामान्यतः लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। अब स्क्रोटम में क्या है कि अपने एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं टेस्टिस, तो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें टेम्परेचर कम होता है ताकि स्पर्म आसानी से बन सके, ठीक है। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। नेम द हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी एंड आल्सो दोज प्रेजेंट ओनली इन प्रेग्नेंट लेडी। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, पहले कार्पस ल्यूटियम था, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कर रहा था। अब बोल रहा है ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी गर्भावस्था धारण कर चुके हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम हो चुका है। तो अब प्लेसेंटा से हार्मोन सीक्रेट होगा, प्लेसेंटा बन गई, तो वहां पर होगा कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और एक और होता है HPH का, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन, ठीक है। और भी कई हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रेग्नेंट लेडी में ही होते हैं, जो HCG होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये HPH वाला हो गया अपने, ठीक है, प्लेसेंटल हार्मोन हो गया। फिर बाद में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सिर्फ किससे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी में होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, व्हाट इज मीनोपोज। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअस साइकिल, एक महिला की एक वो एज होती है जिसके अंदर ना आर्तव चक्र, जिसको ना अपन नॉर्मल भाषा में पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। तो एक वो एज जहां पर जाकर के और ये पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअस साइकिल बंद हो जाता है, ठीक है। लगभग 50 वर्ष की उम्र के आसपास होता है ये। तो उस दौरान फिर अंडोत्सर्ग जैसी प्रक्रियाएं नहीं होंगी क्योंकि आर्तव चक्र बंद हो चुका है। तो उस अवस्था को बोला जाता है मीनोपोज, ठीक है। पोज नाम आ रहा है ना, मतलब रुक गया, तो मीनोपोज, रजो निवृत्ति। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाई इज ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ एन इन्फेंट्स ग्रोथ, गिव रीजन। ये कह रहा है कि स्तनपान कराना क्यों जरूरी है, जो एक नवजात होता है उसकी ग्रोथ के लिए शुरुआत के अंदर स्तनपान कराना क्यों जरूरी है। कहते हैं ना कि 6 महीने तक लैक्टेशन करवाती है मदर, 6 महीने तक स्तनपान करवाती है बच्चे को, तो क्यों जरूरी है। तो देखो अपन बात करते हैं कि जानवरों की बात करते हैं एक बार, गाय या भैंस होती है तो उसमें शुरुआत में जो दूध देती है वो तो बछड़े को पिलाया जाता है शुरू शुरू के अंदर दूध, है ना। उसके अलावा उसका जो दूध होता है अपन काम में लेते नहीं है, बल्कि वो काम में ले लेना चाहिए अपने को, उसका वो खीस वगैरह बना करके खाते हैं अपन, है ना। तो वो क्यों खाते हैं, उसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे ही मदर की बात करें ह्यूमन में, तो उस टाइम पर उसमें उसको कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है, जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती है, IgA,
ठीक है, जो इन्फेंट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो रीजन मिल गया अपने को। उसके अलावा और भी अदर न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। एक्सप्लेन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन इन डिटेल। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बतानी है यहाँ पे पूरी डिटेल के अंदर, कि पहले क्या होता है, कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के बाद में इंजेक्ट किए जाते हैं स्पर्म, स्पर्म जाते हैं आगे की तरफ, फिर ओवम रिलीज होता है, ठीक है, अंडाणु रिलीज होता है, दोनों फेलोपियन ट्यूब के पास में क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं, और फिर बाद में वो गैस्ट्रुला, मोरूला, सारी स्टेजेस बतानी है, ठीक है, जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता है। चलो फिर बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज आ गए। मेंस्ट्रुअल फेज, ये ना ब्लीडिंग फेज होता है स्टार्टिंग के, लगभग 5 से 7 दिन का होता है। और इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पर इस दौरान अगर कोई सेक्सुअली इंटीमेट होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या रहते हैं, बिल्कुल लो पे रहते हैं, ठीक है, तो सेफ पीरियड होता है ये। फिर आता है फॉलिकुलर फेज। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉलिकल बनता है, फॉलिकल की ग्रोथ होती है और एग रिलीज होता है, 13th-14th डे होता है। यहाँ पर तो ये सेफेस्ट पीरियड नहीं होता है। इस टाइम पर क्या होता है, एग रिलीज हुआ है तो स्पर्म जा करके फर्टिलाइजेशन कर सकता है, तो प्रेगनेंसी होने के सबसे ज्यादा चांसेस यही होते हैं। फिर आता है ल्यूटियल फेज। फिर बाद में आता है जब कार्पस ल्यूटियम बनती है, और फिर वो जब अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो रप्चर होकर के ब्लड के साथ में बाहर निकलती है, वो ल्यूटियल फेज आता है, ठीक है। उसके बाद फिर से जब ब्लीडिंग होने लगती है वो मेंस्ट्रुअल फेज हो जाता है। चलो ये 3 फेज आ गए। फिर अपन आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, प्रसव और स्तनपान। प्रसव क्या होता है, बच्चे को मादा के शरीर से बाहर निकालते हैं ना, जब बच्चे का जन्म होता है मादा शरीर से बाहर निकलता है बच्चा, उस क्रिया को प्रसव कहा जाता है। और इस क्रिया के दौरान ना कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रेशन होता है महिला में, जैसे कि ऑक्सीटोसिन। और ये एक रिफ्लेक्स होता है, जैसे अपन ने पहले देखा था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है, तो उसी से होता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन से सिग्नल आते हैं कि ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होना चाहिए। अब ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, संकुचन उत्पन्न होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस, और बच्चा बाहर की ओर प्रेस होगा। लैक्टेशन में क्या होता है, लैक्टेशन होता है बच्चा होने के बाद में, आफ्टर पार्चुरेशन प्रोसेस है ये, कि लगभग 6 मंथ तक क्या होता है, बच्चे को दूध पिलाती है माता, अपना स्तनपान करवाती है, ठीक है, उसे लैक्टेशन कहा जाता है। तो देखो ये कुछ 20 क्वेश्चंस थे जो आज वाली क्लास में अपन ने लिए। देखें ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, चांसेस है इन क्वेश्चंस में से आने के, ठीक है। तो ऐसे ही मैं और भी क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा, कभी 20, कभी 25 भी लूंगा, 30 क्वेश्चंस भी है, तो एग्जाम तक मैं आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस अपलोड करूंगा ऐसे, तो पढ़ लेना। क्योंकि वैसे तो देखो आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, लेकिन क्या पता इन्हीं में से कोई क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। और एक आपके पास में कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ लोगे, इनके आंसर्स अच्छे से देख लोगे बुक के अंदर से, और सारे छटे हुए क्वेश्चन एकदम, ठीक है। तो मस्त एकदम पढ़ो, याद करो, और एग्जाम में जैसा कि अपन पहले से बोलते आ रहे हैं, फोड़ के आना है एकदम, किसी को फोड़ना नहीं है, मतलब क्वेश्चन अच्छे से करके आने हैं, ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन करके आओ। और अभी ना कल से तो आपका शायद एग्जाम है, तो कल तो इंग्लिश का एग्जाम है, तो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, ठीक है। अच्छे से पेपर करके आना है, काफी अच्छे से लिखना है, एकदम दिमाग को शांत रख के। सुबह भूखे पेट मत जाना, थोड़ा बहुत कुछ खा करके जाना, ठीक है। बाकी सेंटर पे आप लोगों को आपके टीचर लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत करना, एकदम खुले दिमाग से जाओ, अच्छे से पेपर करके आओ, और बढ़िया रिजल्ट कमाओ, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।